हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल अनुरेओ पे। आज के इस लेक्चर में हम सब क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखना चाहते हो या आप क्लास 6 के ही बच्चे हो, डेफिनेटली कोई भी बच्चा अगर इसे देख रहा है और पहली बार देख रहा है तो भी वो इस लेक्चर को देख करके इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से समझ पाएगा। सबसे पहले मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, देन हम लोग कंक्लूजन देखेंगे एंड एंड पार्ट में हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसे हम सब देखते हुए चलेंगे, राइट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहता थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। अपने शासकों का बेसिकली हम लोग आज के डेट में चुनाव करने जा रहे हैं। मतलब शंकरन देखता है कि उसके नाना नानी चुनाव केंद्र पे जाना चाहते हैं बहुत पहले, और मतलब उसके नाना जी बताते हैं कि वो अपना लीडर चुनना, अपने शासक को चुनने जा रहे हैं, राइट। अब यहीं से एक सवाल आता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो देखो, लगभग 50 वर्षों से हम लोग ना अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतलब जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद से जब इंडिया में क्या होता है कि एक प्रॉपर तरीके से एक चुनाव होता है जो कि चुनाव आयोग कराती है, और वहाँ पे नेता जो होते हैं, जो जनता होती है अपने नेता को चुनती है, राइट। लेकिन सोचो कि बहुत पहले कैसे लोग अपने राजा को चुनते होंगे, राइट। तो बहुत पहले लोग कैसे अपने शासक को बनाते थे, कैसे शासक को चुनते थे। तो लगभग करीब 3000 वर्ष पहले अगर बात की जाए ना, तो कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे राजा के रूप में प्रतिष्ठित मतलब होने के लिए। वो ना बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उन यज्ञ में से एक यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। आई एम सो सॉरी, अश्वमेघ यज्ञ। तो देखो, अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था ना, अश्वमेघ यज्ञ एक महत्वपूर्ण आयोजन था। इसमें क्या होता था, एक घोड़े को राजा के लोगों के द्वारा, मतलब जो भी राजा के लोग थे, उनकी सेना थी, उनके देख रेख में ना एक घोड़े को पूरे स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाता था ताकि वो घूमता रहे, ठीक है। तो जब वो घूमने जाता था, यदि किसी दूसरे राजा के, मतलब अगर मान लो कोई दूसरा राजा ना उस घोड़े को रोक लिया, तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से ना युद्ध करना पड़ता था। जैसे कि मान लो अगर मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ ना, तो मैंने अपना घोड़ा छोड़ा है, तो वो घोड़ा हर तरफ घूमते रहेगा। अगर उसे कोई रोकता है तो उसे मेरे से युद्ध करना होगा। ऐसी रूल्स थी उस टाइम पे। और अगर यदि मतलब घोड़े को बिना रोके जाने दिया जाता था, अगर कोई उसे बिना रोके जाने देता था, तो इसका अर्थ यह माना जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है वो अधिक शक्तिशाली है। मतलब मैंने घोड़ा छोड़ा है, अगर किसी ने घोड़े को रोका तो उसको मेरे से लड़ना पड़ेगा। और अगर वो घोड़े को नहीं रोकता है तो इसका मतलब ये है कि वो मानता है, जितने भी लोग हैं, जिधर से भी वो घोड़ा गुजरा है, वो सारे लोग ये मानते हैं कि मैं शक्तिशाली हूँ, राइट। अब इसके बाद अन्य राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। जो भी राजा होते थे उन्हें बुलाया जाता था। यह विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। कुछ इसके लिए मुख्य पुरोहित थे जो इसका पूजा पाठ करवाते थे। पुरोहितों को उपहार दे करके ना सम्मानित किया जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उपहार लेकर के आते थे। जाहिर सी बात है, अगर आप भी कहीं पे जाते हो तो आप भी कुछ ना कुछ उपहार लेकर के ही जाते हो, है ना, किसी के भी यज्ञ में, किसी के भी घर, किसी भी तरह के फंक्शन में, राइट। तो सेम वो चीज़ें होती थी उस टाइम पे। क्या होता था ना कि इन सभी आयोजनों में राजा जो होते थे, राजा का सबसे मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल से बने विशेष आसन पे बैठाया जाता था। मतलब जो राजा थे वो या तो एक पार्टिकुलर सिंहासन पे या बाघ के छाल से बने एक विशेष तरीके के आसन पे बैठते थे। अब इसका देखो कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। लगभग 3000 वर्ष पहले भारत में कई शासक अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अश्वमेध जैसे यज्ञ करते थे। इन यज्ञों का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि अपनी राजनीतिक शक्ति और अन्य राजाओं का प्रभाव दिखाना भी था। मतलब अपने राजनीतिक शक्ति के साथ साथ ना अपना प्रभाव दिखाने के लिए भी राजा इस यज्ञ को करते थे, ना कि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान के लिए। इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो आधुनिक समय में जहाँ शासकों का चुनाव लोकतांत्रिक मतदान से होता है, जैसे अभी के टाइम पे इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाती है और लोग अपने लीडर को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, राइट। पहले ऐसा नहीं होता था। प्राचीन काल में शक्ति, युद्ध और यज्ञ के आधार पर राजा का प्रतिष्ठा स्थापित होती थी। मतलब जो राजा ज़्यादा युद्ध जीतते थे या जो ज़्यादा शक्तिशाली थे, या यज्ञ कह सकते हो, इन सब के बेसिस पर उनका चुनाव होता था।
अब देखो अश्वमेध यज्ञ में कौन कौन शामिल होते थे, तो कई यज्ञ में ना कई प्रकार के लोग भाग लेते थे। राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था बिल्कुल, क्योंकि वही इस यज्ञ को करता था। पुरोहित पूरे यज्ञ का संचालन करते थे, मतलब जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसे पुरोहित लोग करते थे, पंडित लोग करते थे। राजा के रिश्तेदार भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते थे। आमंत्रित राजा यज्ञ देखने आते थे और उपहार लाते थे। अब देखो उस टाइम पे ना वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था देखो इस प्रकार से थी। उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित मतलब कि माना जाता है। एक तो ब्राह्मण समाज आता था, जो कि वेदों का अध्ययन और अध्यापन करते थे, मतलब पढ़ना पढ़ाना उनका काम था, यज्ञ कराना था और धार्मिक कार्य को भी करना था। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय जो दूसरा वर्ण था ये क्षत्रिय था। ये इनका काम था युद्ध करना, राज्य की रक्षा करना और शासन करना। इसके बाद जो वर्ण आता है वो था वैश्य वर्ण। इनका काम बेसिकली था खेती को करना, पशुपालन करना और व्यापार को करना। अब उसके बाद में आता था शूद्र वर्ण। इनका काम जो होता था ये अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। ये उस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था थी इस प्रकार से थी। मतलब जो लोग पूजा पाठ कराते थे, यज्ञ करते थे और धार्मिक कार्य करते थे वो लोग ब्राह्मण होते थे। जो युद्ध लड़ते थे वो लोग क्षत्रिय होते थे। जो पशुपालन खेती करते थे वो वैश्य होते थे। और जो इन तीनों का देखभाल करते थे, जो इन तीनों की सेवा करते थे वो शूद्र होते थे। अब आते हैं लोग जनपद पे। तो देखो महायज्ञ करने वाला राजा अब केवल एक गांव के नहीं बल्कि पूरे जनपद के राजा कहलाने लगे। मतलब कि जनपद आप इस तरीके से समझ सकते हो। देखो जनपद की अगर बात की जाए ना तो जनपद का अर्थ होता है जन प्लस पद, ठीक है। अर्थात जहाँ लोग रहते हैं वह क्षेत्र जनपद कहलाता है। तो जो भी महायज्ञ करने वाला राजा होता था ना वो अब केवल एक गांव का नहीं, एक पार्टिकुलर गांव का नहीं बल्कि पूरे जनपद का राजा कहलाने लगा। अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। तो देखो पुरातात्विदों ने कई जनपदों की खुदाई की है। प्रमुख स्थान जो हैं जो खोदे गए हैं वो है दिल्ली का पुराना किला। अब आप में से कौन कौन दिल्ली का पुराना किला गया हुआ है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। उसके बाद में आता है हस्तिनापुर जो कि उत्तर प्रदेश। अंतरजी खेड़ा ये भी उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, है ना। इन खुदाइयों से पता चला लोग झोंपड़ियों में रहते थे, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे। मतलब देखो कहीं ना कहीं पुरातत्वविदों को ना इन खुदाइयों के बेसिस पे ये सारी चीज़ें पता चली। उस समय उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसल थी ना वो थी चावल, गेहूँ, धान, मतलब धान से ही चावल होता है, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों। उस टाइम पे उगाई जाने वाली ये प्रमुख फसलें थी। अब थोड़ा सा अपना जो है कंक्लूजन देख लेते हैं। तो देखो प्राचीन भारत में ना समाज वर्ण व्यवस्था के आधार पर संगठित था। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाते थे। धीरे धीरे क्या होता था कि छोटे राज्यों का विस्तार हुआ और जनपदों का विकास हुआ। अब पुरातात्विक खोजों में हमें उस समय के लोगों के जीवन, खेती और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो पुरातात्विक साक्ष्यों के बेसिस पे ही मिलती है। अगर आप ये सब समझ नहीं पा रहे हो ना कि पुरातात्विक खोजें क्या हैं, पुरातात्विक क्या है ना, पुरातात्विद कौन थे, तो देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्ले स्टोर में प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे ना बाकी के भी लेक्चर्स को देखो, ठीक है। चैप्टर 1 देखो, चैप्टर 2 देखो, चैप्टर 3 देखो और चैप्टर 4 देखो, तो डेफिनेटली तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा। एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो धूसर पात्र, तो इसके बारे में देखते हैं लोग। देखो पुरातात्विदों को ना खुदाई में विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं, ठीक है। मतलब कि धूसर पात्र किसे बोलते हैं, जो पुरातात्विदों को ना खुदाई के समय मिट्टी का एक विशेष प्रकार का बर्तन मिला, एक स्पेशल बर्तन मिला, उसे ही धूसर पात्र कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या थी, ये कैसे जाना जाता था धूसर पात्र, तो ये मिट्टी के बर्तन ना धूसर रंग के होते थे। धूसर से मतलब होता है कि ग्रे कलर का होता था, ठीक है। तो ये ग्रे कलर के होते थे। इन पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, ब्लैक कलर से इस पर चित्रकारी पेंटिंग की जाती थी। चित्रों में सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती थी। तो ये इन बर्तनों का विशेष करके पहचान था। ज्यामितीय आकृतियाँ हो गई, ब्लैक कलर से पेंटिंग हो गई, है ना, ये ग्रे कलर के होते थे, राइट। अभी देखो ये प्राचीन भारत की ना संस्कृति और जीवन शैली को समझाने में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। मतलब डेफिनेटली अगर आज से अगर 200 साल बाद कोई अगर देखता है तो उसे बाइक मिलेगा। हो सकता है कि ऐसे 200 साल बाइक ना हो सकता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइकें हों। तो अगर वो देखता है तो पता चलेगा कि अब पहले 200 साल आज के टाइम पे यानी कि जो बाइक थी वो पेट्रोल से चलती थी, है ना।
तो 200 साल बाद के लोग को कैसे पता चलेगा कि आज के टाइम पे जो लोग यूज करते थे वहाँ पे पेट्रोल से मतलब कि वाहन यूज करते थे, तो बाइकों को देख करके, है ना, जो भी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, डीजल गाड़ियाँ हैं, उनको देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे। अगर तुम अपने घर को छोड़ के चले जाते हो मान लो, और वो एक टाइम पे खंडहर बन भी जाता है, तो आज से 200 साल बाद अगर कोई देखता है तो ये अंदाज लगा पाएगा कि हाँ 200 साल पहले यहाँ पे कोई ना कोई रहता था, राइट। तो वैसे ही इन मिट्टी के बर्तनों को देख करके ना उस टाइम के लोगों का जो है अंदाज़ा लगाया जाता है कि मतलब कि प्राचीन जो भारत की संस्कृति है, जीवन शैली है, वो कैसे है, राइट। अब देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, चित्रित धूसर पात्र न पुरातत्वविदों के लिए प्राचीन जनपदों और महाजनपदों के समय की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है, राइट। मतलब कि पुरातत्वविदों को ना प्राचीन जनपदों और महाजनपदों के समय की पहचान इसी चित्रित धूसर पात्र के द्वारा मिलती है, राइट। अब आओ महाजनपद के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखो लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक शक्तिशाली और बड़े हो गए। मतलब एक तो हो गया जनपद जहाँ पे लोग रहते थे, है ना, और वो ना उनमें से कुछ जो जनपद थे ना वो लगभग 2500 वर्ष पहले बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बड़े हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ये महाजनपद कहा गया इन्हें। और महाजनपद की क्या विशेषताएं थी, अब इसे देखते हैं। देखो जनपदों का विस्तार हुआ, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। मतलब जैसे अभी के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो बिहार का कैपिटल जैसे पटना हो गया, राइट, इंडिया का कैपिटल दिल्ली हो गया, ठीक उसी तरीके से ना मतलब उस टाइम पे जो महाजनपद थे उनकी एक अपनी कैपिटल, एक राजधानी होती थी। देखो जैसे अभी के टाइम पे ना जैसे हमारे स्टेट की एक कैपिटल होती है, राइट। तो अभी कमेंट करके बताओ कि आपके राज्य का क्या राजधानी है, आपके स्टेट की क्या कैपिटल है। अब देखो राजधानी जैसे कैपिटल होती है ना, वैसे ही महाजनपद की एक राजधानी होती थी, और राजधानी की सुरक्षा के लिए चारों ओर किलेबंदी की जाती थी। किलेबंदी का ना बस इसी तरीके से समझ सकते हो कि जैसे आपके घर की बाउंड्री होती है ना आपके घर की सुरक्षा के लिए, है ना, ठीक उसी तरीके से किलेबंदी होती थी। तो किले लकड़ी से, ईंट या पत्थर से बनाए जाते थे। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज से अगर 100 साल पहले इंडिया में देखते हो ना तो जो घर बनते थे वो आज की तरह जैसे सीमेंट से या कह सकते हो कि बालू से, इन सब चीज़ों से जो मिलकर के घर बनते हैं ना, वैसे शायद नहीं होते थे। उस टाइम पे घर जो होती थी वो मिट्टी से ईंटों की जुड़ाई की जाती थी, ईंटों को जोड़ा जाता था मिट्टी के सपोर्ट से। तो अगर बात करूँ तो महाजनपद के टाइम पे जो किले बनते थे ना वो लकड़ी से बनते थे। जैसे आज भी बहुत सारे जगहों पे लकड़ी के घर होते हैं, तो लकड़ी से बनते थे, ईंट से बनते थे या पत्थर से बनाए जाते थे। अब महाजनपद में ना किलों का निर्माण, तो देखो महाजनपदों के राजा अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े मजबूत किले बनवाते थे। किले बनवाने के प्रमुख कारण क्या थे, शत्रु राज्यों मतलब जो भी उनके दुश्मन राज्य थे, जो भी दूसरे राज्य जो उनके शत्रु थे, उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए ये किले बनाए जाते थे। उसके बाद में राजा की शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन भी करना, मतलब होता है ना कि जिसके जितने बड़े घर, ऐसा लोग कहते हैं कि वो उतना ज़्यादा अमीर, तो ऐसे ही समझ सकते हो, राइट। तो राजा जो थे वो अपनी समृद्धि, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी बहुत बड़े किले बनवाते थे। राजधानी और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा करने के लिए भी ऐसा किया जाता था। और राज्य पर ना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, जैसे कि मान लो कि हो सकता है कि राजा का सेना, राजा के बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी ऑफिसर्स हों उस टाइम पे, वो वहाँ पे रहते हों, है ना। तो इसके लिए किले बनाए जाते थे। किले को बनाने का जो महत्वपूर्ण कारण था यही था। अब किले जब बनाते थे राजा उस टाइम पे, तो क्या चुनौतियाँ आती थी, क्या डिफ़िकल्टीज आती थी जिसे वो लोग फेस करते थे, जिसका वो लोग सामना करते थे। तो देखो इतने बड़े किले बनाना आसान नहीं था, इसके लिए पहले विस्तृत योजना बनाई जाती थी। डेफिनेटली पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता होगा, एक प्लानिंग प्रॉपर की जाती होगी, राइट। अब एक घर को ही बनाने में कई हज़ार ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी से समझ सकते हो कि एक किले को बनाने में लाखों ईंटों की आवश्यकता पड़ती थी। हज़ारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मेहनत करते थे, है ना। बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे मेहनत करते थे, महिलाएं और पुरुष, तब जा कर के वो चीज़ बनता था, तब जा कर के वो किला बनता था। निर्माण के लिए पर्याप्त मतलब धन और संसाधनों की आवश्यकता होती थी। जैसे अगर आप ही को कहीं पे घर बनाना है तो आपको उसके लिए बहुत सारी रिसोर्सेस, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, राइट। अब आओ इसमें हम लोग देखते हैं कौसाम्बी का किला। तो देखो कौसाम्बी का जो किला है ना, वो पुस्तक में कौसाम्बी के किले का दीवार का चित्र दिया गया है। जब आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हो उस चीज़ को, राइट। अब जो कौसाम्बी का किला है ना, ये अवशेष वर्तमान में ना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिले के पास मिला है। इसका निर्माण लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था।
और अस्थाई सेना जो थी ना, अब इसके बारे में देखेंगे लोग, लेकिन कौशाम्बी का किला ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। तो देखो, अस्थाई सेना से क्या मतलब है, महाजनपदों के जो राजा थे, जो भी उस टाइम पे किंग्स थे, जो भी एम्पेरर थे, रूलर थे, वो क्या करते थे ना, एक अस्थाई सेना, एक मतलब कि परमानेंट आर्मी रखने लगे। सेना की विशेषताएं क्या थी, सैनिक पूरे वर्ष राजा की सेवा करते थे, मतलब कि हाँ, राज्य के लिए जो भी इंपॉर्टेंट काम होगा वो करते होंगे। सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था, मतलब कि आप कह सकते हो कि वो सैलरी पे होते थे और उन्हें एक पार्टिकुलर अमाउंट दिया जाता था, वेतन के तौर पे सैलरी दी जाती थी। और वो लोग राजा की सेवा करते थे, यानी राज्य के लिए जो भी काम थे उसे करते थे। कई बार वेतन जो है वो आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। और कई बार देखो, कई बार जो है ना, वेतन आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। हालांकि पहले जो वेतन होते थे ना, वो अलग अलग रूप में होते थे, बट सिक्कों के रूप में दिया जाता था। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो वेतन दिया जाता था वो सिक्कों के तौर पे दिया जाता था। सिक्के ही बेसिकली उस टाइम पे, उस टाइम की करेंसी थी। इतना ही समझ लो कि उस टाइम की जो करेंसी थी वो सिक्के थे। अब आते हैं लोग कर के ऊपर, यानी कि टैक्स के ऊपर। तो देखो, राजा को किले, सेना और प्रशासन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे जनता से नियमित रूप से कर वसूलने लगे। मतलब कि हो सकता है कि राजा अपने जो भी जनता थी उनकी सुरक्षा उनको प्रोवाइड करवाती हो, और उनको सुरक्षा का उनकी जिम्मेदारी, और भी बहुत जगहों पे मतलब राजा अपने प्रशासन को चलाते होंगे, है ना, शासन व्यवस्था प्रॉपर तरीके से मैनेज करते होंगे, तो उसके लिए टैक्स कहीं ना कहीं अमाउंट की ज़रूरत है। तो वो अमाउंट कैसे आता था राजाओं के पास में, तो वो लोग टैक्स कलेक्ट करने लगे। अब कर किन किन से लिया जाता था, मतलब टैक्सेस किन किन से लिया जाता था। तो देखो, किसान से फसल पर कर, मतलब जो किसान होते थे ना, वो अपने फसल पे, अपने जो उनकी खेती करते थे उस पे वो लोग टैक्स देते थे। कारीगरों से उनके उत्पादों पर कर, मतलब जो कारीगर थे उनसे उसके उत्पादों पर कर, मतलब उसके ऊपर टैक्स लिया जाता था, मतलब जो भी वो कुछ बनाते थे उसके बेसिस पे। पशुपालकों से पशु या उनके उत्पादों के रूप में कर, मतलब कि जैसे कह सकते हो कि अगर 100 गायें हैं तो 100 गायों के ऊपर एक टैक्स दिया जाता था, 100 भैंसों के ऊपर एक टैक्स दिया जाता था। या कह सकते हो कि उनसे जो, मान लो कि दूध निकल रहा है तो दूध पे एक पार्टिकुलर टैक्स दिया जाता था, राइट। व्यापारियों से व्यापार पर कर, मतलब कि जो टैक्स व्यापारी से लिया जाता था वो उनके व्यापार के बेसिस पे लिया जाता था। वन क्षेत्रों से लकड़ी, शहद, फल आदि वन उत्पाद भी कर के रूप में लिए जाते थे। मतलब उस टाइम पे जो राजा थे वो वन, मतलब कि जंगल, वन मतलब कि जंगल से शहद, फल आदि वन उत्पाद भी कर के रूप में लिए जाते थे, मतलब उसको भी वो लोग टैक्स के रूप में लेते थे। अब आओ हम लोग निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। तो देखो, महाजनपदों के समय शासन पहले की तुलना में अधिक संगठित हो गया था, मतलब जैसे पहले था उससे ज़्यादा और डेवलप हो गया महाजनपद के समय में। उसके बाद में राज्य की सुरक्षा के लिए विशाल किले बनाए गए। उसके बाद में अगर बात की जाए तो देखो, मतलब कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो भी राज्य था महाजनपद का, उसका जो एक मतलब अपना कैपिटल था, राज्य था, उसके सुरक्षा के लिए किले बनाए गए, नियमित सेना रखी गई और उनके खर्चों को पूरा करने के लिए व्यवस्थित कर व्यवस्था लागू किया गया, मतलब कि एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम बनाया गया। अब इससे पता चलता है कि उस समय प्रशासन, सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था पहले से अधिक विकसित हो चुकी थी। मतलब कि महाजनपद के समय में जो शासन व्यवस्था थी बहुत अच्छी हो चुकी थी। उस टाइम पे राज्य की सुरक्षा के लिए स्टेट का जो, मतलब मान लो कि जो कैपिटल था महाजनपद का, उसके सुरक्षा के लिए सेना रखा गया, और सेना के खर्चों के लिए और भी शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए जो खर्च था उसके लिए एक टैक्स सिस्टम बिठाया गया। अब आओ देखते हैं कृषि में परिवर्तन। तो देखो, कृषि में परिवर्तन, इस काल में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। सबसे दो इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुए वो थे लोहे के हल का फाल, मतलब कि पहले के समय में जो हल का फाल होता था ना, वो लकड़ी का होता था, बट ये अब इस टाइम पे क्या हुआ कि बाद में ये लोहे का फल बनने लगा। लोहे का फल कठोर भूमि को आसानी से जोत सकता था, मतलब जहाँ पे समझ सकते हो कि लकड़ी का बना हुआ हल जहाँ पे नहीं पहुँच पाता होगा, वहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जो लोहे का बना हुआ हल है वो आसानी से पहुँच के उसे कोड़ सकता है, उससे वहाँ की मिट्टी को जोत सकता है। इससे खेती आसान हुई और उत्पादन बढ़ गया। ऑफ कोर्स, जो मिट्टी जितनी अच्छी तरीके से जोती जाएंगी वहाँ पे खेती उतने अच्छे तरीके से होगा। अब इसका लाभ क्या हुआ, कठोर जमीन की जुताई संभव हुई, मतलब जो जितना ज़्यादा बंजर जमीन था, बंजर से बंजर जमीन की भी अपनी जोताई आसान हो गई।
और देखो पहले मान लो कि अगर जो खेती का जो ज़मीन था तो बंजर ज़मीन पे भी खेती आसान हो गई, जोताई आसान हो गई, तो खेती का जो क्षेत्र था वो और ज़्यादा बढ़ गया। फसलों का उत्पादन अधिक हुआ, मतलब और ज़्यादा, जब ज़्यादा ज़मीन होगा तो ज़्यादा फसल भी होंगे। अब देखो धान की रोपाई, तो देखो पहले किसान खेत में सीधे बीज बोते थे, मतलब सीधे बीज बो देते थे। पहले क्या होता था ना, बाद में क्या होने लगा, बाद में पहले नर्सरी में धान के पौधे तैयार किए जाने लगे। मतलब बिल्कुल आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आज के टाइम पे जैसे धान की जो खेती होती है, तो जैसे पहले धान के बीज कहीं पे गिराए जाते हैं, फिर उन्हें उठा करके वहाँ से और ले जा करके रोपा जाता है ना। तो उसी तरीके से बाद में होने लगा, बट उससे पहले क्या होता था ना, एक बार में ही देखो पहले किसान खेत में सीधे बीज को बो देते थे और उससे जो धान होता था। बट बाद में पहले नर्सरी में धान के पौधे तैयार किए जाने लगे और फिर उन्हें खेतों में रोपा जाने लगा, मतलब वहाँ से उठा करके और फिर उन्हें दूसरे जगह रोपा जाने लगा। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा लाभ क्या हुआ, अधिक पौधे पौधे जो थे ना वो जीवित रहते थे, अच्छी पैदावार होती थी, मतलब अच्छे से और फसल उगने लगे। और जो खेती थी, जो कृषि थी वो अधिक लाभदायक बनी, ज़्यादा मतलब कि जो फसल हो वो आने लगे। राजा इन परिवर्तनों को क्यों बढ़ावा देते थे, तो देखो अधिक कृषि उत्पादन होने से अधिक कर मिलता था, इसलिए राजा इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते थे। मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा उपज होगा उस पर उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, तो इसलिए राजा इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे इन सब चीज़ों पे। अब राज्य समृद्ध होता था, और डेफिनेटली है, जितना ज़्यादा टैक्स मिलता था राजा को उतना ही आसान होता था शासन व्यवस्था चलाने में, और जितना अच्छा शासन व्यवस्था होगा उतना ही अच्छा राज्य होगा। और राजा को प्रॉपर सेना और प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त जो थी संसाधन मिलते थे, राइट। अब देखो सूक्ष्म निरीक्षण, तो देखो मगध, मगध का नाम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना है पहले से ही, राइट। तो देखो लगभग 200 वर्षों के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मतलब कि लगभग 200 वर्षों के अंदर अंदर मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध के शक्तिशाली बनने के कारण क्या थे, अब देखो ये समझते हैं। तो नदियाँ, जहाँ पे जितनी ज़्यादा नदी है तो नदी के आसपास का जो भूमि होता है ना वो ज़्यादा मतलब कि डेवलप होता है, फसल वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो नदियाँ जैसे कि गंगा थी, सोन थी, इन नदियों से ना यातायात आसान हुआ, मतलब नदियों के थ्रू भी जाना आना आसान हो गया। और सिंचाई के लिए जल मिला, मतलब खेती में जो सिंचाई करना होता था उसके लिए पर्याप्त जो था वो पानी मिल गया, भूमि उपजाऊ बनी। अब जिस, समझ सकते हो कि जिधर से नदी जाती है ना, तो जब अगर वो नदी का पानी सूखता है ना तो वहाँ पे वो जो ज़मीन होती है ना वो और ज़्यादा मतलब फसल देने के लायक बन जाती है। तो देखो आसपास की भी बाकी की ज़मीनें जो थी, सिंचाई वहाँ से मिल गई नदियों से पानी, तो वो और उपजाऊ बनी। उसके बाद में था घने जंगल। मगध के आसपास ना घने जंगल थे, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे। अब इनसे क्या हुआ ना, हाथी मिलते थे जिन्हें प्रशिक्षित कर सेना में शामिल किया जाता था। मतलब कि जो हाथी थे उन्हें प्रॉपर ट्रेन किया जाता था और ट्रेन करने के बाद उन्हें अपने सेना में लिया जाता था। उसके बाद में उस टाइम पे जंगल था, तो जंगल से क्या होता था कि लकड़ी प्राप्त होती थी, रथ और अन्य निर्माण कार्य किए जाते थे। मतलब कि जैसे घर बनाना हो, किला बनाना हो या रथ बनाना हो तो उसमें लकड़ी का काम आ जाता था, तो जंगल था तो। और जंगल से जो हाथी थे उन्हें प्रॉपर ट्रेन करके सेना में लिया जाता था। उसके बाद में जो मगध था ना, तो लौह अयस्क, मतलब मगध क्षेत्र में ना लौह अयस्क मतलब कि आयरन, लोहा का जो थी खानें थी, बहुत ज़्यादा खानें थी। तो इनसे क्या हुआ, मजबूत औजार बनाए जाते थे, मतलब कि बेहतर से बेहतर हथियार बनाया जाता था लोहे का, बेहतर हथियार तैयार किए जाते थे। सेना अधिक शक्तिशाली बनी, मतलब रथ बने, हाथी सेना में आया, लोहे थे जिससे अच्छे हथियार बने। तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हुआ कि सेना बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन गई। अब मगध के प्रमुख शासक जो थे वो कौन कौन थे, तो इसे देखो। बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था, राज्य का विस्तार किया, इसने बहुत ज़्यादा डेवलप किया मतलब मगध को, ठीक है। बिंबिसार के बाद में अगर बात की जाए तो अज्ञात शत्रु, बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी था ये अज्ञात शत्रु था। ये कई जनपदों को जीतकर मगध को और शक्तिशाली बनाया, मतलब कि बहुत सारे जनपदों को ये जीता और उसके बाद में इसने मगध के महाजनपद में इन जनपदों को मिलाया और इस तरीके से मगध को और डेवलप किया और शक्तिशाली बनाया। अब बात की जाए तो महापद्म नंद, तो देखो मगध साम्राज्य का और विस्तार किया, तो उसने किया महापद्म नंद ने। अब देखो उत्तर पश्चिम तक प्रभाव बढ़ाया, इसने ना प्रॉपर मगध का जो प्रभाव है उसको उत्तर पश्चिम तक किया। अब देखो मगध की राजधानियाँ क्या है, तो पहली अगर राजधानी बात की जाए तो राजगृह, ये आधुनिक राजगीर बिहार में है, राजगीर नाम से ये जगह है। दूसरी जो राजधानी थी ना वो थी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जो है बिहार का जो कैपिटल है पटना, तो वो है, ठीक है। तो ये मगध की पहले राजधानियाँ थी ये दो जगह।
अब अगर बात की जाए तो सिकंदर, तो देखो अलेक्जेंडर का नाम तुमने सुना होगा, है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर। तो देखो लगभग सिकंदर लगभग 2300 वर्ष पहले, तो लगभग 2300 वर्ष पहले ना मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भारत की ओर आया, मतलब भारत की ओर वो आया। उसने उत्तर पश्चिम भारत तक विजय प्राप्त किया, मतलब वो लड़ते हुए जीतते हुए अपने युद्धों को भारत के ना उत्तर पश्चिम तक एरिए तक आ गया था। वह गंगा की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने उसके जो सैनिक थे ना आगे युद्ध को तैयार नहीं हुए। वे भारतीय शासकों की विशाल सेना, हाथियों, रथों और पैदल पैदल सैनिकों से भयभीत थे। अब देखो इसके लिए ना बहुत सारी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि उसके जो सेना थे ना वो मतलब कि गंगा को पार करने के लिए रेडी नहीं थे, या ये कह सकते हो कि भारतीय विशाल सेना का, जो भारतीय शासकों का विशाल सेना था, उनके हाथियों से, रथों से और पैदल सैनिकों से भी वो लोग भयभीत थे। अब इसका थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं। तो देखो इस काल में कृषि तकनीकों में सुधार हुआ, कृषि बहुत डेवलप हुआ जिससे उत्पादन बढ़ा। हाँ डेफिनेटली, जब कृषि मतलब सुधार होगा तो और उत्पादन बढ़ेगा। राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। मगध ने अपनी उपजाऊ भूमि, नदियों और लौह अयस्क, जंगलों और सक्षम शासकों के कारण सबसे शक्तिशाली महाजनपद का रूप लिया। मतलब आसपास के जंगल से लकड़ी आए जिससे रथ बना, घर बने, किले बने, है ना, जो लोहा मिला, जो लौह अयस्क था उससे हथियार बने, और जंगलों से हाथियों को ला करके उनको ट्रेन करके सेना में शामिल किया गया, आर्मी में लाया गया, तो उससे सेना मजबूत हुई। यही कारण था कि आगे चलकर मगध प्राचीन भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक बना। मतलब यही सारे कारण थे कि मगध जो था वो जो प्राचीन भारत है उनके सबसे प्रभावशाली राज्य बना। ठीक है, अब आते हैं वजी संघा। ठीक है, तो वजी संघ की अगर बात की जाए तो वजी संघ क्या है, मगध के पास ना स्थित एक शक्तिशाली गणराज्य था जिसका नाम वजी संघ था। इसकी राजधानी वैशाली, यानी प्रेजेंट में जो बिहार है वहीं पे, मतलब अभी के टाइम पे बिहार में एक वैशाली नाम का जगह है, तो यही वैशाली उसकी जो थी कैपिटल थी, राजधानी थी। यहाँ शासन किसी एक राजा के हाथों में नहीं था, बल्कि गण या संघ की व्यवस्था थी। अब गण या संघ की जो शासन व्यवस्था थी ना, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। मतलब कि वजी संघ की जो सबसे बड़ी विशेषता थी यह थी कि कई, मतलब यहाँ पे ना कई शासक मिल करके शासन चलाते थे। जो गण संघ है आप समझ सकते हो, मतलब कि गण या संघ की शासन तो यही है कि यहाँ पे कई राजा मिल करके, बहुत सारे किंग्स मिल करके शासन को चलाते थे, है ना। प्रत्येक शासक को राजा कहा जाता था, मतलब जितने शासक थे सारे के सारे अपने आप में किंग थे, सबको राजा कहा जाता था। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभी में चर्चा और बहस के बाद लिए जाते थे। मतलब सारे आपस में डिस्कस करते थे और एक काइंड ऑफ डिस्कशन के बाद में जो भी था वो इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन था उसको लिया जाता था। युद्ध प्रशासन और अन्य कार्य सामूहिक रूप से तय किए जाते थे। मतलब युद्ध कहाँ लड़ना है, सारी चीज़ें सारे मिल के ही तय करते थे। सीमाएं जो थी, देखो महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उस टाइम पे जो फीमेल्स थी वो सभा में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। दासों को और श्रमिकों को भी सभा में शामिल नहीं किया जाता था, उन्हें भी मतलब कि सभा में नहीं लाया जाता था। वो जो राजा थे वो लोग आपस में डिस्कस करके कोई भी डिसीजन लेते थे, एक दूसरे से बातचीत करके कोई निर्णय लेते थे, राइट। अब देखो अजात शत्रु और वजी संघ, तो देखो मगध के राजा अजात शत्रु वजी संघ पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को गौतम बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। अब देखो मगध के जो राजा थे अजात शत्रु, वो अपने मंत्री वस्कार को गौतम बुद्ध के पास भेजते हैं सलाह लेने के लिए। अब बुद्ध उनसे क्या कहते हैं, तो देखो बुद्ध ने कहा कि जब एक वजी लोग नियमित रूप से सभाएं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, परंपराओं का पालन करेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, महिलाओं के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, बच्चों की रक्षा करेंगे, संतों और धर्माचार्यों का सम्मान करेंगे, तब तक उन्हें हराना कठिन होगा। बात सही है, जब तक कोई भी मिलजुल कर आपस में रहेगा और परंपरा का पालन करता है अपने, और अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनकी राय को लेता है, महिलाओं के साथ प्रॉपर रिस्पेक्ट वे में ट्रीट करता है, बच्चों को भी अपने मतलब उनको प्रोटेक्ट करता है ना, तो उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। ये गौतम बुद्ध ने प्रॉपर तरीके से बताया। ठीक है, अब आते हैं वजी संघ का अंत किस प्रकार से हुआ। तो कई शक्तिशाली राजा वजी संघ को जीतना चाहते थे, जैसे कि मगध के शासक उसे जीतना चाहते थे, उसी तरीके से बहुत सारे शक्तिशाली राजा वजी संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद वजी संघ लगभग 1500 वर्ष तक अस्तित्व में बना रहा। लगभग 1500 वर्षों तक वजी संघ का शासन चलता रहा।
लेकिन बाद में क्या हुआ ना, गुप्त शासकों मतलब जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने गणराज्यों और संघों को अपने राज्य में मिला लिया, मतलब उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया इन संघों को, राइट। अब आओ कंक्लूजन को देखते हैं। तो वजी संघ प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था, जहाँ शासन जो थी वो सामूहिक रूप से चलाया जाता था। सभा, विचार विमर्श और सहयोग इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, मतलब कि बहुत सारे राजा थे और वो आपस में डिस्कस करके एक दूसरे से बात करके कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेते थे। बुद्ध ने भी इसकी एकता, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों की प्रशंसा की। बुद्ध ने भी मतलब इसका कहीं ना कहीं तारीफ किया। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र ही नहीं बल्कि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का भी विकसित मतलब कहीं ना कहीं डेवलप था वो। अब देखो, चलो देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, 10 ऐसे हैं जो मैं बताना चाहूँगा। तो देखो, अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति और सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए किया जाता था, है ना। उसके बाद में समाज जो था 4 वर्णों में डिवाइड था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जो थे वो समाज के वर्ण थे। उसके बाद में जनपद का अर्थ है लोगों के बसने का स्थान, जो आगे चलकर महाजनपद बना। महाजनपदों की राजधानियां किला और ऊंची दीवारों से सुरक्षित रहती थी। 5वां जो पॉइंट है वो है महाजनपदों के राजा अस्थायी सेना रखते थे और जनता से नियमित रूप से टैक्स लेते थे, कर वसूलते थे। 6ठा जो है वो है लोहे के हल और धान की रोपाई से कृषि उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई। 7th जो है वो है मगध अपनी उपजाऊ भूमि, लौह अयस्क, नदियों और शक्तिशाली शासकों के कारण सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। 8 जो है वो है मगध की प्रमुख राजधानियाँ पहले राजगीर, मतलब अभी के टाइम पे जो राजगीर है वो पहले राजगीर ही था, वो सबसे पहला जो था राजधानी था मगध का। और बाद में पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है वो उस टाइम पे पाटलिपुत्र था और वो बाद में राजधानी था मगध का। उसके बाद में अगर बात की जाए तो जो 9th है वो है वजी संघ की राजधानी वैशाली थी और यह प्राचीन भारत का प्रमुख गणराज्य था। अब चलो कमेंट करके बताओ कि वैशाली आज के टाइम पे कहाँ है। जो 10th पॉइंट है वो है गौतम बुद्ध के अनुसार एकता, नियमित सभाएं, परंपराओं का पालन और बड़ों का सम्मान ही वजी संघ की सबसे बड़ी शक्ति थी, राइट। अब देखो, यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हो तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हो, कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई कंसर्न है, कोई क्वेरीज है, कोई सुझाव देना चाहते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। अगर बाकी के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं, बाकी के चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके बाकी के भी चैप्टर्स को देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।